हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के मुख्य पहलुओं को, स्पेशली वो टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अहम है, उनको कवर करेंगे। और आज उसी कड़ी में हमने संविधान का अगला जो टॉपिक है वो मूल अधिकार, आज हमने उसे लिया है। पिछले वीडियो की प्रतिक्रिया आप लोगों की प्राप्त हुई है, बहुत अच्छा लगा। उसे देखते रहें और उसी से आप इसे आगे की कड़ी में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर को हमने 2 पार्ट में रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। पहले पार्ट में हम संविधान के 2 मौलिक अधिकारों, समानता और स्वतंत्रता, इसको हैंडल करेंगे और दूसरे पार्ट में बाकी के अधिकारों को हैंडल करेंगे। आइए शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल मौलिक अधिकार होते क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक देश के नागरिकों को उनके समुचित विकास के लिए, उनकी संतुलित प्रगति और विकास के लिए उनको कुछ मूलभूत सुविधाएं और कुछ मूलभूत अधिकार सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है। इसी क्रम में प्रत्येक देश के संविधान द्वारा उस देश के नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो वहाँ के नागरिकों की सर्वांगीण प्रगति और विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। सीधे लहजे में कहा जाए तो बिना इन मूल अधिकारों के व्यक्ति का ना तो व्यक्तिक विकास हो सकता है और ना ही सार्वजनिक विकास हो सकता है। यानी हर हाल में मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है, व्यक्ति के निजी विकास के लिए भी और व्यक्ति के सार्वजनिक विकास के लिए भी। अब एक चीज और जो बहुत अहम है, जो सामान्य अधिकारों और मौलिक अधिकारों में अंतर पैदा करती है, वो ये है कि मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख संविधान के अंतर्गत होता है और इनको संरक्षण संविधान द्वारा ही प्रदान किया गया होता है और राज्य किसी भी दशा में नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता है। यद्यपि परिस्थिति विशेष में राज्य द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर जरूरी प्रतिबंध, जरूरी नियंत्रण लगाया जा सकता है। तो ये रही एक सामान्य परिभाषा मौलिक अधिकार की। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली है। तो जब हमने आपको संविधान के स्रोतों का एक लेक्चर प्रोवाइड कराया था, तो उसमें हमने बताया था कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की जो प्रेरणा है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। पहली बार अमेरिका के संविधान में ही रिटन तौर पे मौलिक अधिकारों को रखा गया था। यानी कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का जो समावेश किया गया है, उसकी प्रेरणा जो है वो यूएसए से मिली है। अब आइए देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को किस जगह पर, किस भाग में और कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत जगह प्रदान की गई है। तो दोस्तों, अनुच्छेद कुल मिलाकर के 12 से लेकर के 35 तक और भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों का पर्याप्त रूप से विश्लेषण और व्याख्या की गई है। अब जरा ये समझना जरूरी है कि भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के सीधे तौर पर जो एक्सप्लेनेशन मिलती है, उससे पहले क्या कुछ जरूरी पॉइंट हैं। तो दोस्तों, इसमें 2-3 बहुत ज़रूरी पॉइंट हैं। पहला ज़रूरी पॉइंट आर्टिकल 12 को समझना है और दूसरा ज़रूरी पॉइंट आर्टिकल 13 को समझना है। यहाँ इन दोनों आर्टिकल्स को मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि इन्हें बिना पर्याप्त रूप से समझे आप मौलिक अधिकारों को समझ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप इस चार्ट पर जो हमने बनाया है, इस पर एक नज़र डाल लीजिए और फिर स्टेप बाय स्टेप हम संविधान में जो मौलिक अधिकारों के टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। एक नज़र आप इस पर
देख लीजिए। ओके दोस्तों, अब आइए, आपने यहां देखा होगा कि हमने मूल अधिकार के टॉपिक को बेसिकली इन 3 खंडों में रखा है। पहले हमने कहा है कि परिभाषा और विधि, यानी आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। दूसरे क्रम में हमने समता के अधिकार को वर्गीकृत किया है और इसके अंदर जो मेजर आर्टिकल्स हैं उनको कवर किया है। साथ ही साथ हमने ये भी देखने की कोशिश की है कि समता के अधिकार के अंतर्गत जो सब आर्टिकल्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको भी हम इसी क्रम में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए पहले शुरू करते हैं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के भाग में क्या लिखा हुआ है। तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हमारे संविधान में राज्य की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। अब यहाँ ये समझना आवश्यक है कि यहाँ राज्य का मतलब क्या है। क्या वो राज्य है जो आप राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं या कुछ उससे अलग मायने हैं। तो मैं आपको रिकॉल करा दूं कि राजनीति विज्ञान में जब आप राज्य की परिभाषा पढ़ते हैं तो आप कहते हैं एक निश्चित जनसंख्या, सरकार, नागरिकों इत्यादि के समेकित रूप को, साथ साथ में गवर्नेंस समेकित रूप को इन्हीं के हम राज्य कह देते हैं। दरअसल उससे यहाँ परिभाषा जो है वो थोड़ी अलग है। यहाँ राज्य के लिए ये लिखा गया है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो तब तक इस भाग में प्रयुक्त राज्य शब्द का तात्पर्य केंद्र की संसद, राज्य के विधानमंडल, साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन और सरकार के वो सभी प्राधिकरण और अधिकरण शामिल हैं। यानी यहाँ पर जो राज्य को परिभाषित किया गया है वो सरकार के रूप में परिभाषित किया गया है, गवर्नेंस के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ एक बात आप नोट कर लेंगे कि राज्य जो है वो कोई भूभाग या कोई ऐसी चीज नहीं है, ना प्रोविंस है ना वो कोई और चीज है, बल्कि भाग 3 में राज्य का मतलब पूरे गवर्नेंस है। इस बात की क्लैरिटी आप यहीं ले लीजिए। यानी कि अगर मैं एक बार फिर रिकॉल कराऊं क्या क्या शामिल है राज्य में, तो हमारी संसद शामिल है, हमारा राज्य विधानमंडल शामिल है, हमारे सभी सरकारी प्राधिकरण और अधिकरण शामिल हैं, इसके साथ ही साथ लोकल गवर्नेंस भी शामिल है। ओके दोस्तों, अब देखिए दूसरी जो बहुत अहम बात यहाँ लिखी हुई है वो है विधि यानी लॉ, और इसका आर्टिकल 13 में उल्लेख किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसके ही अंतर्गत हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है लॉ, और इसका संबंध अनुच्छेद 12 से बहुत क्लोज है। दरअसल आप जानते होंगे कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए कुछ न कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। जब उन नियमों और सिद्धांतों को राज्य द्वारा वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है तो वही नियम और सिद्धांत विधि बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। यानी यहाँ ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि विधि बिना राज्य की मान्यता के अस्तित्व में नहीं आ सकती है। दूसरी चीज जो अनुच्छेद 13 में हमको समझने वाली है वो ये है कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। ध्यान रहे, रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब ये होगा कि गवर्नेंस में, शासन व्यवस्था में जो फोर्स हमको कंट्रोल करेगी, हमको ड्राइव करेगी, वो लॉ होगा। और यही ये भी आपको समझना जरूरी है कि हमारे संविधान में प्रत्येक चीज को कंट्रोल करने के लिए, प्रत्येक चीज को संचालित करने के लिए, गवर्न करने के लिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बनाया गया है। यानी हमारे देश में किसी भी चीज को टैकल करने के लिए, किसी मामले को हैंडल करने के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुपालित की जाती है, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो अनुच्छेद 13 2-3 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला ये कि इसके अंतर्गत विधि को परिभाषित किया गया है और इसमें विधि की परिभाषा में यह कहा गया है कि विधि का संबंध विधि का बल रखने वाली सभी
नियमों, कानूनों, अध्यादेश, आदेश, रूढ़ी या प्रथा से है। यहां यह बात ध्यान रखना है कि विधि का बल का मतलब हुआ हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, और ये हैविंग फोर्स ऑफ लॉ राज्य द्वारा दिया जाता है। यानी कि राज्य द्वारा जब किसी भी सामान्य नियम, कानून, सिद्धांत, रूढ़ी, प्रथा, परंपराएं, किसी भी चीज को जब लेजिटिमेट कर दिया जाता है, वैधानिकता दे दी जाती है, तो वो विधि के रूप में अस्तित्व में आ जाती है। दूसरी चीज इस अनुच्छेद 13 में है, वो ये है कि इसी अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि आज से, यानी जब संविधान प्रारंभ होगा, यानी प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 से, पूरे तरीके से प्रारंभ हुआ, उस दिन से ऐसी सभी विधियां जो अब तक अस्तित्व में थीं, इस संविधान से अगर असंगत हैं, बेमेल हैं, कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, संविधान से इतर हैं, तो वो पूरे तरीके से शून्य हो जाएंगी, नल एंड वॉइड हो जाएंगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो प्राइमरी लेवल पे ये 12 और 13 बहुत आवश्यक हैं। एक में आपको राज्य समझना है, जिसको मोटे मोटे तौर पे फॉर्म ऑफ गवर्नेंस याद रखना है। दूसरे में विधि यानी लॉ समझना है, जिसका मतलब होता है कि हमारे संसद या राज्य विधानमंडल या राज्य के कोई भी मैकेनिज्म द्वारा जो हमारे पास प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, लेजिटिमेसी उनकी होती है, उनकी वैधानिकता होती है, उन्हें हम विधि का नाम देंगे। अब आइए अधिकारों में दाखिल होते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे संविधान में पहला जो मूल अधिकार है वो क्या है। तो दोस्तों, पहला मूल अधिकार हमारा समता का अधिकार है। यहाँ एक बात बहुत आवश्यक है कि आखिर स्वतंत्रता से पहले समता के अधिकार को क्यों रखा गया। तो बहुत सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में ये बात क्लियर की गई है हमारे संविधान विशेषज्ञों द्वारा, उनकी राय आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता तब तक वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो जाती। यानी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए समानता का होना, समता का होना आवश्यक है। और आप इसके अंतर्गत जितने भी क्लास और सब क्लास या आर्टिकल्स देखेंगे, उन सब में आपको एक ही चीज मिलेगी कि कैसे डिस्पैरिटी को कम किया जाए और कैसे इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए। अब आइए पहला आर्टिकल टैकल करते हैं। पहला लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, अनुच्छेद 14। इसमें बहुत सामान्य तरीके से आपको याद रख लेना है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि नो पर्सन और इंस्टीट्यूशन और एनी थिंग हमारे संविधान में विधि के ऊपर नहीं है। यानी कि कुल मिला जुला करके हमारे देश में रूल ऑफ लॉ और जो ये विधि के समक्ष समता है, इन दोनों का एक कलेक्टिव जो बात है, जो मायने है, वो ये है कि इस देश में कोई व्यक्ति, संस्था संप्रभु नहीं है, बल्कि कानून संप्रभु है। इसी साथ ये भी जानना आवश्यक है कि हमारे देश में कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। या एक्सेप्शनली इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, उनको उसके प्रिविलेजेज मिलते हैं, वो उस लेवल पे नहीं इक्वलिटी आएंगे जैसे बाकी सामान्य नागरिकों के होते हैं। दूसरी चीज इसी में ये कहा गया है कि विधियों का समान संरक्षण, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधियों के समान संरक्षण का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारे पास अवेलेबल लॉज हैं, उनके द्वारा समान रूप से किसी भी शोषण, किसी भी अपराध, किसी भी अन्य चीज से सुरक्षित किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। दोनों के नजरिए में बहुत फर्क है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि एक ऐसी बात की जा रही है जिसमें सभी को समानता का दर्जा दिया जाएगा, इसमें पॉजिटिव अप्रोच है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा क्लास हमारे संविधान में है जिसमें किसी पोस्ट पोजीशन के हिसाब से हमारा लॉ वेरी नहीं करेगा। एक जैसे अपराध के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक ही जैसा दंड निश्चित किया जाएगा। एक जैसे काम के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक ही जैसा रिवार्ड या अवार्ड दिया जाएगा। यानी कुल मिला जुला करके विधि के सामने
किसी भी तरीके का इंडिविजुअल डिफरेंस पोस्ट पोजीशन, लिंग, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी तरीके का प्रिविलेज या एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। अब इसके बाद आइए जो नेक्स्ट है वो है अनुच्छेद 15 और इसमें 3-4 ग्राउंड्स लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध। यहाँ देखिए आप ध्यान से, तो कितने ग्राउंड लिखे हुए हैं? 1 2 3 4 5 ग्राउंड्स आप याद कर लीजिए। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, इन आधारों पर राज्य किसी भी नागरिक के समक्ष किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो क्या क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं आर्टिकल्स में, इसी आर्टिकल में इस बात को और ज़्यादा क्लेरिफाई उसके सब आर्टिकल्स में किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थलों, सभी प्रकार की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और जितनी भी ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं, सभी जगहों पर जाने का, सभी प्रकार की चीज़ों को कंज्यूम करने का, उनको उपभोग करने का, उनका इस्तेमाल करने का प्रत्येक व्यक्ति को हक दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को राइट दिया गया है। बाकी इसके साथ ही साथ इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से किसी भी तरीके के विभेद का सामना ना करना पड़े। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को एक स्तर पर इक्वल ट्रीटमेंट की कोशिश की गई है। अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सब क्लास में लिखी हुई हैं और उनसे एग्जाम्स में सवाल काफ़ी होते रहते हैं और वो मैंने इसीलिए अलग से एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अनुच्छेद 15(3) को मैंने अलग से कोट किया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब यहाँ ये बात समझने वाली है कि अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस स्पेशल प्रोविजन की बात राज्य द्वारा की गई है और ये कार्य कतई अनुच्छेद 15 का वायलेशन या इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन नहीं समझा जाएगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये अनुच्छेद 15 का एक्सेप्शन है। अब इसमें क्या किया जाता है? प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, मैटरनिटी लीव, प्री मैटरनिटी लीव, पोस्ट मैटरनिटी लीव, ये सारी चीज़ें आपकी की गई हैं। और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन में आपने देखा होगा बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं, वैक्सीनेशन प्लान, ये सब सारी चीज़ें उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए सरकार द्वारा किया गया है। इसके बाद इसी में हमने अगला जो सब आर्टिकल कोड किया है वो है आर्टिकल 15(4) और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि यदि राज्य की दृष्टि में कोई ऐसा नागरिक वर्ग है जो सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है। दोस्तों, यहाँ मैं रोक करके एक बात और कोट कर देना चाहता हूँ कि वर्तमान में संविधान संशोधन करके इसी 15(4) में सामाजिक शैक्षिक के साथ साथ आर्थिक भी जोड़ दिया गया है, जिसके तहत आपने जाना होगा कि हमारे देश में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्थित कर दिया गया है। तो एक बार फिर से देखिए, कोई ऐसा अगर राज्य की दृष्टि में नागरिक वर्ग है जो सामाजिक, आर्थिक और अब सामाजिक, शैक्षणिक और अब आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, इसके साथ ही साथ उस राज्य में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति समूह है जो एससी और एसटी कम्युनिटी से आता है, तो राज्य उनके भी उत्थान के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 15(5) जो कि ग्राउंड वही लेता है, टर्मिनोलॉजी वही है, उसमें बस 2-1 चीज़ें और ऐड कर दी जाती हैं। और वो ऐड क्या किया जाता है? वो ऐड ये किया जाता है कि यदि राज्य की दृष्टि में कोई ऐसा नागरिक वर्ग है जो सामाजिक, शैक्षिक या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है अथवा एससी या एसटी कम्युनिटी से है, तो सार्वजनिक संस्थाओं में, स्पेशली शैक्षिक संस्थाओं में उनके प्रवेश इत्यादि से संबंधित विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इसी के तहत आपने देखा होगा कि विभिन्न संस्थाओं में रिजर्व कोटे और रिजर्व सीट्स होती हैं। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि लोक नियोजन में अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
ये अनुच्छेद 16 की बात है। इसमें अनुच्छेद 14, 15 के ही विजन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है। इसमें यह इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि कोई भी सरकारी रोजगार का अवसर होगा, सरकारी सेवाएं होंगी या सरकारी प्रतिष्ठानों में किसी प्रकार की सेवाएं होंगी, तो उनमें इन ग्राउंड्स पे किसी भी प्रकार का नागरिक और नागरिक के बीच में भेद नहीं किया जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सेक्स, लिंग, कास्ट, जेंडर, ओरिजिन, इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार का राज्य विभेद नहीं करेगा। यहाँ एक बात और याद रखनी है कि इस आर्टिकल में ही 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, जिन पे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं भी पड़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट के अपने डिसीजंस भी इस संदर्भ में बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, इसमें 16(4) जिसमें ये लिखा हुआ है कि यदि राज्य की दृष्टि में कोई ऐसा नागरिक समुदाय है जिसका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य ऐसे वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है और ये किसी भी तरीके से अनुच्छेद 15 या 14 का वायलेशन नहीं समझा जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो सवाल मुझे यहाँ पे आपको कोट करना है वो ये है कि अगर क्लियर आपसे सवाल किया जा रहा है कि भारत के संविधान में आरक्षण शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो लेट मी वेरी क्लियर कि ये जो है वो अनुच्छेद 16(4) है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो हमारे आयोग का पैटर्न है सवाल पूछने का, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई है। तो अब अनुच्छेद 16 में कह के बात नहीं बनेगी। हो सकता है कि समीक्षा अधिकारी या बीईओ या ऐसे कोई एवरेज पेपर जो UPSSC वगैरह कराते हैं उसमें अनुच्छेद 16 याद रखने से बात बन जाए, लेकिन कमीशन के पेपर में स्पेशली UPPCS और UPSC तो खैर बात ही अलग है उसकी स्टैंडर्ड की, इनमें कहीं भी आपको इतने लो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको एक्यूरेट 16(4) यानी 16(4) क्लास को याद रखना है। तो अनुच्छेद 16(4) में क्लियर हो गए होंगे आप कि आरक्षण शब्द का समावेश हमारे संविधान में किया गया। इसके बाद इसमें 2 सब क्लास और मैंने कोट कर दिया है, वो ये लिखा हुआ है 16(4)A यानी 16(4)A। इसमें लिखा हुआ है SC/ST को सेवाओं और प्रोन्नति, सर्विसेज एंड प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई है। दोस्तों, शुरुआत में ये आर्टिकल्स नहीं थे, इनको हमारे संविधान में संशोधित करके अलग अलग समय में जोड़ा गया। इसके बाद नेक्स्ट है 16(4)B। इसमें कहा गया है जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि यदि सरकार सरकारी सेवाओं में भर्ती कर रहा है और उसमें रिजर्व कैटेगरी की सीटें बची रह जा रही हैं, तो सरकार फिर से अगली भर्ती उन रिजर्व कैटेगरीज के लिए निकालेगा और इसे ही सामान्य भाषा में आप लोग बैकलॉग की वैकेंसी कहते हैं, जिसमें कि रिजर्व कैटेगरी के ही लोग फॉर्म डालते हैं और उन्हीं के एग्जामिनेशन होते हैं और उनकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। तो एक तरीके से 16(4)B जो है वो बैकलॉग भर्तियों के लिए प्रावधान करता है। ओके दोस्तों, समता के अधिकार में जो नेक्स्ट अधिकार है वो है अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत सभी प्रकार की छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत देश में सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। लेकिन हम अगर पहले क्लास की बात करें यानी पहले आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद 17 की बात करें, तो जिसमें यह लिखा हुआ है कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक कार्यालय, भोजनालय, वाचनालय, किसी भी जगह पे जो पब्लिक प्लेस है उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो कोई अस्पृश्य बिहेवियर किया जाएगा यानी अनटचेबल बिहेवियर होगा और ना ही उसे किसी भी ऐसे निंदा सूचक या जाति सूचक शब्दों को संबोधित किया जाएगा जिससे वो आहत हो या जिससे उसे आपत्ति हो। यानी ये ना सिर्फ लोगों को कांटेक्ट
के स्तर पर अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर रहा है, बल्कि सभी प्रकार के छुआछूत का अंत कर रहा है, जिसमें कि संबोधन से लेकर के और आचरण व्यवहार तक की चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद बात 18 की करते हैं, और इसमें 2-3 बातें जानने लायक आप लिए ज़रूरी हैं। इसमें यह कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विद्या और सैन्य संबंधी सम्मान को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों का खात्मा कर रहा है, अंत कर रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यदि कोई भी हमारे देश का नागरिक किसी भी दूसरे देश से कोई सम्मान या उपाधि प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करने के योग्य है, तो उसे हमारे देश के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसके साथ ही साथ राज्य केवल विद्या और सैन्य संबंधी सम्मानों को आपको देगा। इसके साथ ही साथ बहुत सारे सिविल अलंकरण हैं, ऑनर्स हैं, जो राज्य द्वारा अपने नागरिकों को उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें ऑनर करने के लिए दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा समानता का अधिकार। अब इसके बाद जिस अधिकारों पे हम लोगों को बात करनी है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, और ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक नागरिक के तौर पर रोज अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन की स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता का सीधा मतलब होता है ऐसा वातावरण, ऐसा कार्य जो स्वरूप है, कार्य संस्कृति है, जिसमें एक व्यक्ति अपने बुद्धि, विचार और निर्णय के अनुसार आचरण करने की आज़ादी रखता हो, आचरण करने का अधिकार रखता हो। इसे ही हम स्वतंत्रता कहते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे देश में स्वतंत्रता कोई एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि रिलेटिव है। इस बात का मतलब ये हुआ कि हम वहाँ तक स्वतंत्र हैं जहाँ तक हमारी स्वतंत्रता से किसी भी प्रकार से कोई दूसरा आहत नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ स्वयं द्वारा स्वयं की सीमा में सभी विकासात्मक कार्यों को करना और संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे संविधान में, जो कि हमने पीछे ये पूरा चार्ट बना दिया है, इसमें स्वतंत्रता के किन किन बातों को रखा गया है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता विषयक अधिकारों को रखा गया है, जिसमें पहला जो अधिकार है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति विषयक स्वतंत्रता। यानी कि इसमें ऐसी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है जिसमें सभी प्रकार की एक्सप्रेशन और स्पीच को इंक्लूड किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। और ये जो जितने पॉइंट्स आप देख रहे हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, ये अनुच्छेद 19 के ही सारे क्लास हैं। स्पेशली ध्यान रखने वाली बात ये है कि अनुच्छेद 19(1) यानी 91 का ये सारा का सारा सब आर्टिकल है, और उसके बाद अनुच्छेद 19, 2, 3, 4 में और बल्कि 6 तक इस अनुच्छेद के उन बातों की चर्चा की गई है जिनके आधार पर राज्य द्वारा आपकी इस स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन यानी रैशनल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो पहले एक नज़र देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं जो हमको आपको मिली हुई। पहली स्वतंत्रता जो लिखी हुई है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति विषयक स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, स्पीच का मतलब होता है कि जो कुछ भी हम मुंह से शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं, और एक्सप्रेशंस में सारे मीन्स आ जाते हैं जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं, सूचनाओं, विचारों को प्रकट करते हैं, जैसे ग्राफिक्स के थ्रू, जैसे पोस्टर के थ्रू, बैनर के थ्रू, पंफलेट देना, कुछ भी ऐसी चीज़ें करना जिससे आपके विचार जनता के बीच में, लोगों के बीच में आ सके। दूसरा चीज जो 19(1)(b) के अंतर्गत लिखा हुआ है वो है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी गैदरिंग विदाउट वेपन्स। आप किसी भी विचारधारा को लेकर के, किसी भी विचार को लेकर के, किसी भी निर्णय घटना को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार रखते हैं। शर्त यह है कि वो प्रदर्शन किसी भी प्रकार से बिना हथियार के होना चाहिए। यानी
कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रदर्शनकारियों को हथियार की मनाही हो, प्रत्येक प्रकार के वेपन्स को प्रोहिबिट किया गया हो। इसके बाद लिखा हुआ है कि संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसका मतलब होता है राइट टू बी यूनाइट। हम किस तरीके से यूनाइट होंगे, हम किस तरीके से संगठित होंगे, इसकी स्वतंत्रता हमारे अनुच्छेद 19(1)(c) यानी 19(1)(c) में दी गई है। इसके बाद बात आती है, वो लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री मूव कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। पहले इसमें जम्मू कश्मीर रिसेप्शन हुआ करता था, लेकिन आपने देखा कि साल 2019 में हमने जम्मू कश्मीर की जो आर्टिकल 370 है उसको अबोलिश कर दिया है। अब वो जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की श्रेणी में आ गया है। इस प्रकार से कतिपय नियमों के अंतर्गत हम वहाँ पर जैसे बाकी राज्यों में जा सकते हैं, वैसे अब वहाँ जा सकते हैं। यद्यपि सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से वहाँ पर जो सतर्कताएं बरती जा रही होंगी वो वहाँ के स्थानीय कानूनों द्वारा उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। इसके बाद आती है बात नेक्स्ट क्लास की 19(1)(d) की, जिसमें लिखा हुआ है कि देश के भीतर कहीं पर भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, यानी आप वहाँ रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। इसका भी एक्सेप्शन एक दौर तक जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 1 जो D है और 1 जो E है, ये दोनों एक तरीके से आपको इस देश के सभी हिस्सों में, जो हमारा राज्य क्षेत्र है उसके भीतर सभी क्षेत्रों में, सभी प्रांतों में आबाद रूप से जाने, वहाँ पर सेटल होने की पूरी स्वतंत्रता देता है। इसके बाद जो आर्टिकल 19(g) जो कि पहले था राइट टू प्रॉपर्टी के रूप में, वो खत्म कर दिया गया है। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 300(a) के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया और उसका मौलिक अधिकारों का दर्जा समाप्त कर दिया गया। यानी यहाँ से अनुच्छेद 19(g) 19(1)(g) निरसित कर दिया गया है, अबोलिश कर दिया गया है। इसके बाद G के बाद नेक्स्ट जो आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रोफेशन, कोई भी आजीविका, वृत्ति, किसी भी प्रकार के व्यापार इत्यादि की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस देश के भीतर किसी भी प्रकार के व्यापार, कार्य या किसी भी प्रकार का आजीविका अपनाने का अधिकार है। ध्यान ये रखना है कि वो ऐसा कोई व्यापार, ऐसी कोई आजीविका अपनाएगा नहीं जो विधि द्वारा बैन हो, ला द्वारा इलीगल हो। बस इतनी सी बात आपको इसमें याद रखनी है। अब हमने अपवादों की एक श्रृंखला डाल दी है। मैं आपको कोट कर देना चाहता हूँ कि इन सारे जो आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें एक जो पहला पॉइंट है यानी कि 19(1)(a) उसके सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन है। 2-3 एक्सेप्शन का नाम मैं लेना चाहता हूँ। एक, उसमें लिखा हुआ है लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ग्राउंड पे 19(1)(a) को प्रोहिबिट किया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज में आपको प्रोहिबिट किया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी स्पीच और एक्सप्रेशन से यदि किसी भी प्रकार की क्रिमिनल आइडियोलॉजी प्रोपोगेट की जा रही है या किसी भी प्रकार से क्राइम हो रहा है आपकी बातों से, यानी भड़काऊ भाषण अगर आप दे रहे हैं जिससे कि दंगे भड़क रहे हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो लाइन ऑर्डर है उसको चुनौती दी जा रही है, तो उसके खिलाफ, उसके आधार पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को प्रोहिबिट किया जा सकता है। इसके लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म इस्तेमाल हुआ है वो अपराध उद्दीपन है, यानी कि आप प्रवोक कर रहे हो क्राइम को, उस टर्म को इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो बाकी सारे हैं इन सब में इन्हीं सारे ग्राउंड्स, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, शांति, लोकहित, इन्हीं ग्राउंड्स पे युक्त यानी कि सूटेबल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं और लेते हैं अगला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जो कन्विक्शन फॉर ऑफेंस है उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या हमारे पास हमारे संविधान में राइट्स दिए गए हैं। तो इसमें अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए जो हमारे यहाँ प्रोविजंस है उसमें 3 बातें बहुत अहम हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट है।
इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहा गया है हमारे संविधान में कि किसी भी दशा में अनुच्छेद 20 और 21 खत्म नहीं किया जा सकता। तो ऐसी दशा में 20 की क्या उपयोगिता है ये आप आराम से समझ सकते हैं। 20 में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली बात जो है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा, तभी उसे सजा दी जाएगी जब उसने अपने कृत्य अथवा व्यवहार से किसी भी स्थापित विधि का अतिक्रमण किया हो, वायलेट किया हो या उसकी सीमा को क्रॉस किया हो। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, स्थापित और प्रचलित दोनों वर्ड इस्तेमाल करना है। स्थापित और प्रचलित का मतलब होता है कि जो रनिंग प्रोसीजर है, जो आज चल रहा है, अगर वैसी कोई विधि का उल्लंघन वो कर रहा है अपने कार्य और व्यवहार से, तभी वो कन्विक्टेड होगा, तभी वो अपराधी होगा। अगर ऐसी कोई विधि जो पहले विधि थी लेकिन अबोलिश हो गई है और उसके कार्य से उसका अतिक्रमण हो रहा है, देन पर्सन विल बी नो क्रिमिनल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के जो ग्राउंड्स होते हैं, चाहे उस पर एक्शन लेने जाने की बात हो, चाहे जेल जाने की बात हो, चाहे जो भी हो, वो उस समय की प्रचलित और स्टैब्लिश्ड लॉ, स्टैब्लिश्ड एंड रनिंग लॉज के थ्रू आपको हैंडल किया जाता है। दूसरी चीज इसी में लिखी हुई है कि दोहरे दंड से संरक्षण, यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। यहाँ एक चीज और याद रखना है, वो ये है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट का जो पनिशमेंट होगा उसे दोहरा दंड नहीं माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को जो कन्विक्टेड पर्सन है उसे स्वयं अपने विरुद्ध एडवोकेसी के लिए, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उसे गुनाह कबूल नहीं कराया जाएगा। आपने देखा होगा, अभी तो थोड़ा कम हुआ है ऐसे केसेज, लेकिन कुछ 10-15 वर्षों पहले ये सुनने में आता था, और इसमें बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, कि अपराधियों को ले जाया जाता था, पुलिस द्वारा काफ़ी टॉर्चर किया जाता था जेल के अंदर, और वो बहुत सारे अपराध कबूल कर लेते थे। इसमें ह्यूमन राइट कमीशन और भी जो हमारे पास वेलनेस और वेलफेयर की इंस्टीट्यूशन उन्होंने टैकल किया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत अच्छा वर्डिक्ट दे दिया है। वो ये कहता है कि यदि कोई भी जो कैदी है उसने अगर कोई भी चीज़, कोई भी बयान जो पुलिस कस्टडी में दिया है वो अगर कोर्ट में देता है तभी वो वैलिड माना जाएगा। अगर वो कोर्ट में उस बयान से पलट जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी पुलिस जबरदस्ती वहाँ से ला सकती है, लेकिन कोर्ट के अंदर जाहिर सी बात है एक व्यक्ति को फ्रीली अपने बयान देने की पूरी आज़ादी। तो ये 3 पॉइंट उसमें है। इसके बाद आती है बात आर्टिकल 21 की, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ, यानी कहने का मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें वो सारी स्वतंत्रताएं हैं जिनके बिना व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है। अब कोई भी आर्टिकल उठा के देख लीजिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक अंतता का अधिकार। अब सोच के देखिए कि एक व्यक्ति के जीवन में अगर उसकी पर्सनल स्पेस को किल कर दिया जाए, हर एक घटना पर, हर एक उसके कृत्य पर उसके साथ किसी को पैचअप कर दिया जाए, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही इसमें जितने भी राइट्स दिए हुए हैं वो सब के सब राइट आदमी के जीवन, आदमी की चीज़ों से रिलेटेड हैं। इसमें मेनका गांधी का एक बहुत अच्छा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ना सिर्फ एक ऐसे जीवन की बात की गई है जो गरिमापूर्ण हो, बल्कि ऐसी मृत्यु की भी बात की गई है जो गरिमापूर्ण हो। यानी कि ये सिर्फ सांस लेना, ब्रीदिंग नहीं है, बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ को इंश्योर करना है। इसके बाद वो 21A के अंतर्गत एक नया आर्टिकल एग्जिस्टेंस में है, वो है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। पहले नहीं था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया, और जाहिर सी बात है कि वहीं से शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को पहले शिक्षा उपलब्ध कराने का इस कानून के तहत व्यवस्था की गई है। और आप सोच के देखिए कि भारत शायद दुनिया का इकलौता देश होगा जो इतने बड़े नागरिक समुदाय को, 6 से 14 वर्ष के नागरिक समुदाय को, चाहे वो अपने देश का नागरिक हो या किसी भी देश का नागरिक हो, सभी नागरिकों को प्राइमरी एजुकेशन सुनिश्चित कर रहा है।
इसके बाद बात आएगी नेक्स्ट आर्टिकल की, नेक्स्ट राइट की, वो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें 2-3 बातें बहुत अहम हैं। पहली चीज तो ये है कि कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति को 3-4 संरक्षण दिए गए हैं। पहला संरक्षण ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होगा। दूसरा और बेहद इंपॉर्टेंट ये है कि उस व्यक्ति को स्वयं अपनी पसंद का अधिवक्ता यानी वकील, प्रोफेशनल लॉयर करने का अधिकार होगा। तीसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे निकटतम सक्षम न्यायिक अधिकारी, जिसे सामान्य भाषा में मजिस्ट्रेट कहते हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार होगा। ध्यान रहे 24 आवर जो लिखा हुआ है उसमें यात्रा में लगे समय को छोड़ करके लिखा गया है, यानी कि जहां से व्यक्ति अरेस्ट होता है, यदि वहां से जुडिशियल ऑफिसर के पास पहुंचने में 15-16 घंटे लगते हैं तो 24 + 15 आवर आप ऐड कर देंगे, यानी वो 24 घंटे उसमें केवल और केवल पहुंचने के हैं, यानी न्यायिक अधिकारी के समक्ष आने के हैं। यात्रा में लगे समय को हटा करके बात करनी है। इसके बाद इसमें 2 बहुत अहम बातें आती हैं। पहला आता है कि इसमें जो चीज़ है वो ये है कि 2 प्रकार की इसमें गिरफ्तारी की बात की गई है। एक वो है जिसको हम दंडात्मक गिरफ्तारी, दंडात्मक निरोध कहते हैं। दंडात्मक निरोध का इंग्लिश में मतलब होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, और दूसरा होता है निवारक निरोध, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन। दोनों के मतलब समझ लेते हैं। हमने यहाँ लिख रखा है, दंडात्मक निरोध का मतलब होता है कि व्यक्ति को अपराध के बाद कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है और उसे जेल हुई है। प्रिवेंशन डिटेंशन का मतलब होता है कि अपराध की आशंका में व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे वो जहां उपलब्ध है वहीं पे पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है, पुलिस कस्टडी में रखा गया है। यानी निवारक निरोध का उद्देश्य अपराध होने से रोकना है और दंडात्मक निरोध का उद्देश्य अगले अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना है, उस अपराधी को कैद करना है जिसने अपराध कर दिया है। तो दंडात्मक निरोध अपराध के बाद और प्यूनिटिव यानी कि निवारक निरोध अपराध से पूर्व। तो दोस्तों ये पूरा लेक्चर रहा जिसमें हमने समानता और स्वतंत्रता के अधिकार को कवर किया। हो सकता है कि आपके पास जब आप इसमें स्टडी करें तो कुछ सवाल हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो टेक्स्ट्स में या कुछ आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो नया मिले, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में आएँ और वहाँ पर अपनी टिप्पणी से हमको अवगत कराएं और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लगातार आपको यहाँ से ऐसे यूजफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।